अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा, ये स्टेप समझ में आए जो हमने कॉमन ली है? यस सर। आनिए बताएं। जी सर। अच्छा, अब बताओ क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं। देखो, ये प्लस का 1/R2, माइनस का 1/R2 कैंसिल, माइनस का 1/R3, प्लस का 1/R3 कैंसिल। इसी तरह डॉटेड में प्लस का 1/R4 भी होगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। और 1/Rn-1 भी कैंसिल हो जाएगा, सब कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ पहली वाली टर्म बचेगी और आखिरी वाली टर्म बचेगी। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? सर। जी सर। क्लियर है भाई? तो वर्क डन 1 से n क्या बचेगा? माइनस का G(m)(m)(e) अपॉन क्या बचेगा? 1/R1 माइनस का 1/Rn। ये कहलाती है भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अनदर पॉइंट। लेकिन हमें तो चाहिए एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए हमें। क्या करें? डेफिनेशन पढ़े अगर आपके पास स्क्रीनशॉट अगर देख सकें आप। चले मैं रिपीट कर देता हूं। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से या अर्थ सरफेस के ऊपर से कहीं से भी जहां ग्रेविटी मौजूद है, दोबारा कह रहा हूं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को उस जगह से जहां ग्रेविटी मौजूद है वहां से उठाएं और इतनी दूर ले जाएं जहां ग्रेविटी ना हो, इंफिनिटी पे ले जाएं, तो उसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सुन रहे हैं मेरी बात को? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से उठाएंगे जहां ग्रेविटी होगी और उसको इतनी ऊपर ले जाएंगे, इतनी दूर ले जाएंगे अर्थ से जहां ग्रेविटी मौजूद नहीं होगी। तो अब मुझे बताओ कौन सा पॉइंट इंफिनिटी पे चला जाएगा, 1 वाला या n वाला? एन वाला। हाँ शाबाश, n वाला। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए आर एन बन जाएगा इंफिनिटी। आर एन क्या बन जाएगा? इंफिनिटी। अब जैसे ही इंफिनिटी पुट करोगे तो 1 से लेकर n तक का जो वर्क डन है, ये वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वर्क डन बन गया 1 से लेकर कहां तक? इंफिनिटी तक। ये बराबर हो जाएगा -G(m)(m)(e) 1/R1। और पता है आर एन की जगह में इंफिनिटी लिख देंगे। और वो वर्क डन जो किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे ले जाए वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू पोटेंशियल एनर्जी को वैसे फिजिक्स में यू भी कहते हैं और P.E भी कहते हैं। अब बताओ -G(m)(m)(e) एज इट इज रहेगा। आपको पता है 1/इंफिनिटी क्या हो जाता है? जीरो। तो 1/R1 बचेगा, माइनस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ भाई, अब बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे स्टेप करते हैं। सर बस जीरो आएगा। हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। अच्छा, यहां तक क्लियर है? ये जो सर। पूरा पेज है, ये पूरा पेज आप स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? हाँ भाई, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। जी। चलिए अब मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा।
हमारे पास जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है वो क्या ड्राइव हो गया, -Gm_m_e, और अपॉन में क्या बचेगा, वो अपॉन में क्या बचा है भाई, R1, है ना, कि वो जो दिया हुआ था ना 1/R1 - 0, तो जीरो तो खत्म हो जाएगा, सिंपल 1/R1 बचेगा, R1 या अपॉन में आ जाएगा। तो ये फार्मूला ड्राइव हो गया हमारे पास। हाँ भाई, क्लियर है, यहां तक क्लियर है। जी सर। अच्छा एक बात बताओ, सर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए कितने पॉइंट गिवन होते हैं? इनफाइनाइट। एक पॉइंट गिवन होगा ना, दूसरा तो इन्फिनिटी होगा। तो क्या हम इसको R1 लें या सिंपल R ले लें? तो हम चाहेंगे इसको R ले लें, एक ही पॉइंट होगा। तो Gm_m_e अपॉन क्या हो जाएगा, R। ये कहलाता है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। अच्छा एक और बात बताओ, कुछ याद आ रहा है हमने वो पॉइंट कहाँ लिया था, 1 पॉइंट? जो 1 पॉइंट लिया था वो अर्थ सरफेस के ऊपर था या अर्थ सरफेस पे था? अर्थ सरफेस के ऊपर। अगर ये पॉइंट अर्थ सरफेस पे हो जाए, बताओ इस फार्मूले में क्या चेंज होगा? हम ऑब्जेक्ट को यहाँ अर्थ सरफेस से लेके जाना चाह रहे हैं ऊपर, तो बताओ इस फार्मूले में क्या चेंज आएगा? अरे आप, नेगेटिव के बजाय ये पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव ही रहेगा ना, हम तो ऊपर ही लेके जा रहे हैं ना, हम तो इसको ऊपर ही लेके जा रहे हैं, लेकिन पॉइंट 1 हमने अर्थ सरफेस पे शिफ्ट कर दिया, अर्थ सरफेस से ऊपर लेके जाएंगे। सर वो पुराना वाला फॉर्मूला ही लग जाएगा जो पोटेंशियल एनर्जी का होता है। हाँ वो भी लग सकता है, लेकिन लेकिन अली ये बात देखो, हम इसको अर्थ सरफेस से ऊपर लेके जा रहे हैं, वहां तो ग्रेविटी चेंज होगी ना। जी। तो ये mgh जब लगता है जब हम अर्थ सरफेस में ही घूमे, हम्म। क्या क्या चेंज आएगा, हानिया आप बताओ, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से ऊपर लेके जाएं? सर डेल्टा आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेल्टा आर। अब देखो ये जो सेंटर से, अब बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा बताओ? सरफेस से लेके जा रहे हैं ना, सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस का डिस्टेंस क्या होता है? आर ई। हाँ, रेडियस ऑफ अर्थ। बस ये चेंज आएगा, ये आर की जगह आर ई आ जाएगा। आर ई आपको बता रहा है कि बॉडी को आप अर्थ सरफेस से लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ये फार्मूला है एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। और ये फार्मूला क्या है, अर्थ सरफेस से ऊपर से कहीं पे लेके जा रहे हैं। बात क्लियर है अली? अब समझ में आया कि अर्थ सरफेस पे हमने आर की जगह क्या रख दिया, आर ई रख दिया। जी। एमसीक्यूज में यही चीज तो घुमाती है। चलो एमसीक्यूज में मैं पूछूं, ग्रेविटेशन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अबव द अर्थ सरफेस इज, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? दोबारा कह रहा अब हूं, पहला। पहला वाला, हाँ। अगर मैं कह रहा हूं कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अबव द अर्थ सरफेस, तो ये वाला आंसर होगा। अगर मैं कहूं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, फिर ये दूसरा वाला हो। अली समझे आप? यस सर। क्लियर है? तो ये हमने आज ड्राइव कर ली एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बड़ी डेरिवेशन है, लाजमी ईआरक्यू में आएगी। कोई सर मसला? जी बेटा। सर किन किन चीजों को निगलेक्ट कर सकते, दोबारा बोलो। किन किन चीजों को निगलेक्ट कर सकते हैं? किन किन चीजों को निगलेक्ट कर सकते हैं जी। इस जैसे वहां पर डेरिवेशन? हम डेल्टा आर को वहां पर निगलेक्ट कर, हाँ हाँ तो हाँ। मतलब इस तरह डेल्टा नहीं, आर को जो भी चीज उसी को कर सकती है। देखो, हमेशा निगलेक्ट उसको किया जाता है जो बहुत छोटा हो, पहली बात, और उसकी पावर 1 से ज्यादा हो। तो वहां उस फार्मूले में डेल्टा आर की पावर स्क्वायर वाले को हमने निगलेक्ट किया था। तो ये हर जगह नहीं होगा, ये उस जगह होगा जहां बहुत छोटी वैल्यू को आपने यूज किया और वो वैल्यू बहुत छोटी हो गई। तो इस पूरी डेरिवेशन में सिर्फ डेल्टा आर स्क्वायर को निगलेक्ट करेंगे, जहां डेल्टा आर की पावर स्क्वायर होगी
उसको निग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई मसला? नो सर। ठीक है, अच्छा जी, वो पेपर डिस्कस कर लें अब, अली, जो आपने भेजा था मुझे। जी जी। ठीक है ना, अच्छा जी, सही है, वो पेपर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ भाई, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी सर। अच्छा, यही दिया था असाइनमेंट मैंने? जी अली क्लियर है? अच्छा जी, ये फर्स्ट एमसीक्यू से समझ में आया, इसका मुझे आंसर बताओ क्या होगा। सर, ये समझ में नहीं आ रहा। ये नहीं आ रहा समझ में, अच्छा चलो ठीक, अली आप बताओ। सर मुझे भी नहीं आ रहा था समझ। अच्छा अच्छा, मैंने चलो तो ए ठीक, करा है। चलो ठीक है, सही, मैं बता देता हूँ। सुनो भाई, पहली बात जरा सुनो, हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो एक मशीन दी हुई है, एक मशीन का इनपुट है और एक मशीन का आउटपुट है। याद रखना, याद, पावर हमेशा इनपुट और पावर हमेशा आउटपुट होती है। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, तो बड़ा आसान है। एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला होता है आउटपुट। बताओ, इस मशीन का आउटपुट पीओ है और इनपुट क्या है, पीआई। एफिशिएंसी निकालने के लिए आउटपुट को इनपुट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो सिंपल इसका ऑप्शन होगा डी। सही है, कुछ ना कुछ पावर लॉस जरूर होती है, क्योंकि कभी भी आउटपुट इनपुट के बराबर नहीं होता, कोई सर। आइडियल सिचुएशन थोड़ी होगी। अब बात क्लियर है? तो बड़ा आसान है, बस आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। जी सर। कोई मसला, आगे बढ़ूं? नो अभी सर। आगे बढ़े? अच्छा जी, जी जी सर। सर। अब मुझे ये बताओ कि जो नेक्स्ट एमसीक्यूज दिया हुआ है, हाँ भाई, अब बताएं मुझे आगे। जो सेकंड दिया हुआ है, इसमें क्या होगा? एन एरिया ऑफ लैंड इज एन एवरेज ऑफ 2 मीटर बिलो सी लेवल टू प्रिवेंट फ्लोडिंग. Pumps are used to lift rainwater up to sea level. What is the minimum pump output power required to deal with 1.3 exponent 9 kg of rain per day? हाँ भाई, क्या आंसर होगा इसका? हाँ भाई बताओ।
इसका आंसर क्या होगा? मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा जी। मैंने आपसे कहा था जब किसी को भी ऊपर की तरफ लेके जाएं तो पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो ये वर्क कौन सी एनर्जी में चेंज होता है पता है? जब आप हाइट पे लेके जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो mgh डिवाइड बाय टाइम। देखो ये दे दिया मास। ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादातर हम एमसीक्यूज में 10 भी रखते हैं, तो जी की वैल्यू 10 रख लो। हाइट ये दे दी। हो गए तीनों चीजें। अब पर डे का मतलब क्या है? टाइम कितना है? 24 आवर्स। 24 आवर्स को चेंज करेंगे किसमें? सेकंड में। 60 सेकंड। ठीक है ना? आप जरा करो इसको। m की वैल्यू रखी हमने कितनी? 1.3 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय, यहां रख लेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। क्या आंसर आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है भाई? एक मिनट सर। अली हुआ सॉल्व ये? तुमने तो किया था ये। सर ये वाला मैंने छोड़ दिया था। अच्छा। जी। अच्छा, ये समझ में सर आया इसका ये हमने? आंसर हाँ बोले। 3.9 एक्सपोनेंट 12। 3 एक्सपोनेंट 9 3.9 एक्सपोनेंट 12। एक्सपोनेंट 12? नहीं नहीं, जी। दोबारा करें। 3 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 24 सर यही आंसर आ रहा है। सर किलोग्राम को ग्राम में तो नहीं करना होगा? क्या? नहीं नहीं, किलोग्राम रुक को जाओ ग्राम में चेंज। एक मिनट। हाँ भाई, आंसर आ रहा है। तुमने ब्रैकेट लगा के डिवाइड नहीं किया। आंसर जरा चेक करो। 300,925.926। दोबारा करो, ये आंसर आ रहा है भाई। अली आप भी चेक करें, कैलकुलेटर है? यस सर। करें, चेक करें ना फिर जल्दी से, ये आंसर आना चाहिए। सर वो ब्रैकेट नहीं लगा के करना है। हाँ नहीं, आप भी चेक करें। कैलकुलेटर सही यूज करेंगे तो आंसर आएगा, वरना नहीं आएगा। अक्सर गलत यूज करते हैं आप लोग। सर आंसर आ रहा है 300,925.92593। हाँ, यही लिखा है जो मैंने लिखा है। सही है। हानिया आप भी बताएं। हानिया। जी सर एक मिनट। हम्म। सर आ गया। आ गया। सेम। यही आ रहा है। अब देखो, अगर मैं इसको किलो में करना चाहूंगा ना, किलो में, तो इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा 300
300.925 किलोवाट। किलो में दिया मैंने सारे आंसर, तो बताओ कौन सा आंसर राइट हुआ। 300.925 किलोवाट आ रहा है। डी और वाला। हाँ, डी वाला। अली अब क्लियर है? जी सर। आप चाहे तो ये लिख लें अपने ना, जहां पे ये पेपर है वहां लिख लें, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि याद रहे 2 ऐसे सॉल्व हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लें या तो इसका, फिर बाद में इसको उस पर कर लीजिएगा। और जो जो टेस्ट में दे रहा हूं उसकी एक फाइल बना लें, ये आगे रिवीजन में, टेस्ट में और पेपर में बड़ी काम आएगी। ठीक है, जी सर। आगे बढ़े। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। जी। चलो, जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है। अच्छा, ये तो आसान है, मुझे जल्दी से बताओ, पावर किस तरह से डिफाइन होगी। डी। डी। हाँ भाई, डी होगी या सी होगी। डी होगी, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम जब डिफाइन करते हैं ना, तो हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। डिफाइन में कभी ये नहीं कहते फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये तो इसका अनदर फार्मूला है। पावर का फार्मूला ये भी होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, याद है हमने ड्राइव किया था। लेकिन डिफाइन जी। जब करते हैं ना तो कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। हाँ, ये क्लियर है। जी सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से ताकि इसको कंप्लीट करें फौरन। अच्छा जी, अब क्या है आगे, ये बताओ। ये करा है सर ये आपने? मैंने कर हाँ, तो कौन सा आंसर होगा। डी। आंसर इसका डी। हाँ भैया, अली सही कह रही है ये। जी सर, डी है। शाबाश, बिल्कुल सही करा आप लोगों ने, शाबाश, गुड। अच्छा जी, अब बताओ आखिरी वाले का, मतलब डी। तो बताओ। डी। तो डी होगा। वर्क इज ऑलवेज डन ऑन अ बॉडी वैन। हाँ भाई, कौन सा होगा अली। सर मैंने तो ए करा है। देखो जरूरी, देखो अली, तुम अगर फोर्स लगाओ दीवार पे, क्या दीवार पे वर्क डन होगा। नो सर। तो तुमने तो फोर्स लगाई, तो क्या वर्क डन हुआ। तो क्या ए नो। ऑप्शन राइट होगा। नहीं। ठीक है ना। बी में कह रहे हैं डिस्टेंस कवर करे, सिर्फ ये लिखा हुआ डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि भाई के फोर्स लग फोर्स। रही है। हाँ, वर्क डन पता है कब होता है, याद है हमने वर्क एनर्जी इक्वेशन ड्राइव की थी। वर्क हमेशा किसी ना किसी बॉडी की एनर्जी में चेंज लाएगा। करा था वर्क एनर्जी इक्वेशन। जी सर। तो सर। इट एक्सपीरियंस एन इंक्रीज इन एनर्जी थ्रू अ मैकेनिकल इन्फ्लुएंस। ठीक है, बात क्लियर है, ये डी इसका आंसर होगा। अब आगे बताएं। विच ऑफ द सी। फॉलोइंग। सी होगा। कौन सा होगा। सी। सी। जी सर। ठीक है, सही है, डन। चलिए, 7 बताएं, 7 और 8। ई। वो सॉरी। ई ई है। होगा, ई। सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इसका अर्थ रेवोल्यूशन इज 0, एवरेज फोर्स ऑन 0। ई होगा, ई सही कह रहे हैं। देखो याद रखो, बॉडी सर्कुलर पाथ में अगर मूव करती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है सेंटर की तरफ, और बॉडी इस तरफ मूव करती है, तो इनके दरमियान एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। पता है 90 डिग्री पे वर्क डन 0 होता है ना।
तो ये याद रखो, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमेशा वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है कि दरमियान जो फोर्स का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ये क्लियर है भाई? जी सर। सर पर ए भी तो हो सकता है। ए, देखो मसला सारा क्या है, जरूरी नहीं है डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से वर्क डन जीरो हो। वो तो वर्क डन इन अ क्लोज पाथ होता है जो हमने किया था, ठीक है ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो होता है वो 90 डिग्री एंगल। जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट पूरा रास्ता कंप्लीट करे। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स जब लगती है जब पूरा चक्कर कंप्लीट हो? भाई आधा चक्कर भी तो हो सकता है, थोड़ा सा चक्कर भी तो हो सकता है। तो सेंट्रीपिटल तो हर पॉइंट पे लगेगी। बात क्लियर है? ठीक है सर। अब बताएं आगे। 8 वाले का क्या, डिसेंड का मतलब क्या है? डिसेंड, डिसेंड का मतलब नीचे आ रही है, अर्थ की तरफ आ रही है। बताओ ये वर्क डन क्या होगा? ए। पॉजिटिव होगा ना। जी। डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना, असेंड का मतलब होता है ऊपर जाना, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ए सही है इसका आंसर। जी सर। ठीक है। सर अब 9 और 10 का बताओ। 9 का बताओ। डी। सर डी डी। हाँ सर डी दोनों होगा ना, डी। नेगेटिव हो। दोनों नेगेटिव होंगे ना। जी। शाबाश, ठीक है। 9 वाले का तो बड़ा आसान, 10 वाले का बताओ जल्दी से। बी। एफ डी कॉस सीटा, हाँ शाबाश, बिल्कुल सही। गुड, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। सर एक दफा 9 वाला बता दिए। अच्छा 9 वाला क्या है, हमने एक बेस बॉल को ऊपर उछाला, ऊपर जा रही है बॉल, ऊपर देखो ऊपर जा रही है। तो बताओ सबसे पहले वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ क्या होगा? इसको ग्रेविटी कहां खींच रही होगी? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। और ये जा रहा है ऊपर, नेगेटिव या पॉजिटिव? वर्क डन नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी डाउनवर्ड है। कह रहे ग्रेविटी इस पे वर्क डन कितना कर रही है, ग्रेविटी का पूछ रहे हैं। नेगेटिव होगा तो। हाँ चलो ये तो हो गया। अब बताओ जब बॉडी ऊपर जा रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ होगी? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। अब बताओ ये फ्रिक्शन जो है ये इस ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स कर रही है, अपोजिट या फेवर? अपोजिट। तो इसका वर्क डन भी क्या होगा? एयर रेसिस्टेंस को फ्रिक्शन कहते हैं। अच्छा सही है, तो ये भी नेगेटिव होगा। ठीक है सर। अच्छा जी। ये सवालात किए थे आप लोगों ने, इसमें कोई मसला? नो सर सर। पहला वाला सवाल समझा दें, ये हाँ मैग्नीट्यूड फॉर्म में ये कैसे आएगा? सर इसका आंसर W इक्वल्स टू FD होगा। हाँ सिंपल, एफ डी कॉस थीटा, बस खत्म। सिंपल तो है। सर मैग्नीट्यूड फॉर्म का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड फॉर्म का देखो, एक होता है ये एफ डॉट डी, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने, इसको सॉल्व कर लो तो एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म, समझ गए? सही है ठीक है, बाकी तो आसान है ना। सर। जी जी सर। ये मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है तुमने सर। अली ने तो कर दिया था, हानिया आप कर दिएगा। अली अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? नो सर। चलो ठीक है, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। मैं कल परसों एक दो दिन बाद जो आज पढ़ाया है, मतलब आज और कल जो पढ़ाया है, जैसे हमने किया था एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी इक्वेशन, उसकी वर्ड प्रॉब्लम, ये सबका मैं इस तरह का एक असाइनमेंट बना के आपको 2-3 दिन में सेंड करूंगा, ठीक है।
ताकि आप हफ्ते तक कर ठीक लें। ठीक है बेटा, लेकिन सेंड ठीक जरूर किया करें मुझे, आराम से करें, कोई मसला नहीं, हफ्ते तक सेंड करें मुझे, कोई मसला नहीं, 2-3 दिन ले लें, आराम से उसको करके कर लें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज सर।